Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is गम्बूसिया फिश. तो हम जानेंगे गम्बूसिया फिश के बारे में. Initially introduced in 1960 as a biological control method to combat mosquito-borne disease, these fish have proliferated beyond their intended habitat, causing severe ecological and environmental problem. इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था गम्बूसिया फिश को 1960 पे एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के रूप पे ताकि रोका जा सके मॉस्किटो बॉर्न डिजीज को. लेकिन ये जो फिश है इसने प्रोलिफरेट किया बियॉन्ड इनके इंटेंडेड हैबिटेट को, जिस कारण सीवियर इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है. Mosquito fish originally from the US was introduced in India to prey on mosquito larvae. However, their adaptability and high tolerance for changing environmental conditions led to their widespread distribution, displacing and preying on native fauna. जो मॉस्किटो फिश है जिसको कि हम गैम्बूसिया फिश के नाम से भी जानते हैं, ये ओरिजिनली यूएस का था. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में प्रे के रूप में मॉस्किटो लार्वा के लिए. लेकिन इसका जो एडेप्टेबिलिटी है और हाई टॉलरेंस है चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन को लेके, इस कारण ये वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसने डिस्प्लेस कर दिया प्रेइंग जो करते थे नेटिव फोना को. Despite World Health Organization withdrawal of the recommendation for Gambusia as a mosquito control agent in 1982 and it designated as an invasive alien species by National Biodiversity Authority of Government of India in 2018, both government and non-government organizations continue to release this fish for mosquito control. जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विड्रॉ कर लिया था रिकमेंडेशन को गम्बूसिया के लिए मॉस्किटो कंट्रोल एजेंट के रूप में 1982 पे, और जो डेजिग्नेशन किया था इसको कि एक इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2018 में. उसके बावजूद भी दोनों ही गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी भी रिलीज कर रहे हैं इस फिश को मॉस्किटो कंट्रोल के लिए, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए है. आप देख सकते हैं इस फिश के स्पीशीज को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप. तो जो ट्रीटी की बात कही गई है कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस के लिए यूरोप में, इसके बारे में हम जानेंगे. NATO allies have condemned Russia's decision to withdraw from the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe, a crucial post-Cold War agreement that limited certain category of conventional armed forces. जो नेटो के अलाई है उन्होंने कंडेम किया है रशिया के डिसीजन को. रशिया ने विड्रॉ कर लिया है ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से खुद को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट कोल्ड वॉर एग्रीमेंट था. इसने लिमिट किया था कुछ कैटेगरी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस को. Russia formally withdrew from the treaty, blaming the United States for undermining post-Cold War security through the expansion of NATO military alliance. रशिया ने फॉर्मली विड्रॉ किया इस ट्रीटी से. इसने ब्लेम किया यूनाइटेड स्टेट को कि वो अंडरमाइन कर रहा है पोस्ट कोल्ड वॉर सिक्योरिटी को एक्सपेंड करके नेटो के मिलिट्री अलायंस को. In response, NATO announced the suspension of CFE treaty operation, stating that Russian move was part of series of action undermining Euro-Atlantic security. और रिस्पॉन्स में नेटो ने अनाउंस किया है कि वो सस्पेंड कर रहे हैं CFE ट्रीटी ऑपरेशन को, जो कि स्टेट कर देगा रशिया के मूव को, जो कि पार्ट था सीरीज ऑफ एक्शन का, जो कि अंडरमाइन कर रहे थे यूरो अटलांटिक सिक्योरिटी को. The Treaty on Conventional Armed Forces in Europe was signed in Paris and it was negotiated during the final year of Cold War. The treaty main objective was to reduce the possibility of surprise arm attack in Europe. जो ट्रीटी था कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस का यूरोप में, इसको साइन किया गया था पेरिस में और इसको नेगोशिएट किया गया था जब फाइनल ईयर चल रहा था कोल्ड वॉर का. उस दौरान ये ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिड्यूस किया जाए जो पॉसिबिलिटी है सरप्राइज आर्म अटैक का यूरोप में. The treaty established limit on conventional military equipment in Europe from Atlantic to the Ural. It also mandated the destruction of excess weaponry. और ये जो ट्रीटी है इसने इस्टेब्लिश किया था कि लिमिट लगाया जाएगा जो कन्वेंशनल मिलिट्री इक्विपमेंट है यूरोप का फ्रॉम अटलांटिक से यूरल तक के लिए, और ये मैंडेट कर रहा था कि डिस्ट्रक्ट किया जाएगा जो एक्सेस वेपनरी है उसको. CFE ट्रीटी इज ऑफन रिफर टू एज कॉर्नर स्टोन ऑफ यूरोप सिक्योरिटी. और जो CFE ट्रीटी है कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप ट्रीटी, इसको माना जाता था, रिफर किया जाता था कि एक कॉर्नर स्टोन है यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिप्रस कॉन्फिडेंशियल. तो हम जानेंगे सिप्रस कॉन्फिडेंशियल के बारे में. An investigative report called Cyprus Confidential by the Indian Express and ICIJ Express exposes Cyprus as a favored tax location for global wealthy individual engaging to tax evasion and money laundering. जो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट था सिप्रस कॉन्फिडेंशियल. तो क्या है ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस और ICIJ का. इसने एक्सपोज किया है कि जो सिप्रस है ये एक फेवर्ड लोकेशन है ग्लोबल वेल्दी इंडिविजुअल का, जो कि इंगेज है टैक्स इवेजन या मनी लॉन्ड्रिंग में.
Investigation reveal how Cyprus attract investor, including prominent Indian, through favorable conditions such as zero state duty, no trust registration requirement, etc., and the golden passport scheme. Despite being an European Union member, Cyprus is known to be the financial hub for Russian oligarch, facilitating tax evasion and money laundering. जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें पाया गया कि जो सिप्रस है ये अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टर को, जिसमें कि प्रोमिनेंट भारतीय भी है, फेवरेबल कंडीशन के माध्यम से, जैसे कि जीरो स्टेट ड्यूटी हो गया, नो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट हो गया, गोल्डन पासपोर्ट स्कीम हो गया, इन सब के माध्यम से। जबकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसके बावजूद भी सिप्रस जो है वो फाइनेंशियल हब है रशियन ओलिगार्क का भी, ये फैसिलिटेट कर रहा है टैक्स इवेशन को और मनी लॉन्ड्रिंग को। A tax haven is a jurisdiction with very low tax rate. Tax evasion is a criminal act involving individual, corporation, and other entities using illegal means to evade taxes by misrepresenting or concealing their true financial state. जो टैक्स हेवन है ये एक जुरिडिक्शन है जहाँ पर बहुत ही कम टैक्स रेट होता है। जो टैक्स इवेजन है ये क्रिमिनल एक्ट है, ये इन्वॉल्व करता है इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या इंटाइटीज को जो कि उपयोग करता है इलीगल मीन्स का इवेड करने के लिए, टैक्स को मिसरिप्रेजेंट करता है या काउंसिल करते हैं अपने ट्रू फाइनेंशियल स्टेट को। According to State of Tax Justice Report 2023, countries across the world will lose $4.8 trillion to tax haven over the next 10 years, equal to the GDP of Japan, the world's third largest economy. और स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट जो है 2023 का, इसके अनुसार जो कंट्री है अक्रॉस दी वर्ल्ड के वो लूज करेंगे $4.8 ट्रिलियन टैक्स हेवन के तौर पे नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर, जो कि इक्वल है जापान के जीडीपी का, जो कि वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो कितना ज़्यादा ह्यूज लॉस होगा इसके कारण आप समझ सकते होंगे। इसके पहले जो रिपोर्ट था टैक्स हेवन को लेके, तो जैसे कि आपका जो ऑफशोर लीक था 2013 का, HSBC स्विस लीक 2015 का, पनामा पेपर 2016 का, पैराडाइज पेपर 2017 का और पेंडोरा पेपर 2021 का। सिप्रस जो है ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न मेडिटेरियन ट्री पे, साउथ में एंटालोनिया पेनिसुला और ईस्ट में लेवेंट के। इसका जो जोग्राफिकली ये वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, लेकिन ये जो है कल्चरल टाइज और जियोपॉलिटिकली ओवरवेलमिंग साउथ ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है। तो इसका लोकेशन मैप वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको मैप में देखेंगे। देखिए ये कहाँ पे लोकेटेड है सिप्रस, आपको पता चल गया। इसके बगल अगल का जो कंट्री है जैसे तुर्की हो गया, ग्रीस हो गया, कैरो हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब टैक्स हेवन और लीक पेपर जो है, टैक्स हेवन लीक पेपर, इसके बारे में हम समझ ले। पनामा पेपर 2016 वर अ मैसिव लीक ऑफ फाइनेंशियल फाइल फ्रॉम द डाटाबेस ऑफ मोसैक फोंसिया का, the fourth biggest offshore law firm in the world. The document were leaked anonymously to the German newspaper Süddeutsche. जो पनामा पेपर था 2016 का, एक मैसिव लीक हुआ था फाइनेंशियल फाइल का जो डाटाबेस है मोसैक फोंसेका का, जो कि चौथा बिगेस्ट ऑफशोर लॉ फर्म है पूरे वर्ल्ड का। ये जो डॉक्यूमेंट है इसको लीक किया गया था एनोनिमसली जर्मन न्यूज़पेपर सुडेट्शे के पास। पैराडाइज पेपर जो था 2017 का, जो लीक डॉक्यूमेंट था और लीक डाटा था ऑफशोर एक्टिविटी का नेशनल लीडर, वेल्दी इंडिविजुअल और कंपनी का। ये जो लीक था ये ओरिजिनेट किया था बर्मुडियन ऑफशोर लॉ फर्म एपलबी का, और ये जो है सेम जर्मन न्यूज़पेपर को प्रोवाइड किया गया था। पेंडोरा पेपर की अगर हम बात करें 2021 का, तो ये जो लीक डॉक्यूमेंट था ये इंक्रिमिनेट कर रहा था 100 ऑफ ग्लोबल पॉलिटिशियन और वेल्दी एलाइट के बारे में, शोकाज कर रहा था कि किस तरीके से उन्होंने अपना शेल्टर किया था मनी को ऑफशोर अकाउंट में, सेल कंपनी पे व रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के रूप में। ये जो पेपर था इसको कंपाइल किया गया था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो कि सेम ग्रुप जिसने प्रोवाइड किया था पनामा पेपर और पैराडाइज पेपर को एक्सपोज किया था सिमिलर डीलिंग को, उसी के द्वारा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023। तो जानेंगे हम एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है 2023 का, इसके बारे में पीआईबी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो था मित्र शक्ति 9th एडिशन था जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है औंध पुणे पे। तो कहाँ पे हुआ है? औंध के पुणे पे मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री के बीच में? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा जो मेजर एक्सरसाइज है मिलिट्री का उसको हम पहले समझते हैं। तो इंड्रा इंडिया और रशिया के बीच का, यूडब्ल्यूएच इंडिया और यूएसए, हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, शक्ति इंडिया एंड फ्रांस, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश और सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल। ये मिलिट्री एक्सरसाइज था जो कि इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ था। एयरफोर्स एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इंद्रधनुष हो गया इंडिया और यूके के बीच का, गरुड़ हो गया इंडिया और फ्रांस के बीच का, कोप इंडिया इंडिया और यूएसए के बीच का, सिंडेक इंडिया और सिंगापुर, ब्लू फ्लैग मल्टीनेशनल है जिसमें कि भारत भी है, रेड फ्लैग ये भी मल्टीनेशनल है, ये इंक्लूड करता है इंडिया को भी। नेवल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो मालाबार एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, वरुणा एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, इप्सामार इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका, नसीम अल बहार इंडिया और ओमान और स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सफैम रिपोर्ट क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%। जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट है क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%, इसके बारे में हम जानेंगे। एज पर रिसेंट रिलीज ऑक्सफैम रिपोर्ट क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर द 99%, द रिचेस्ट 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एमिटेड कार्बन इक्विवेलेंट टू द पुअरेस्ट 66%, लीडिंग टू 1.3 मिलियन हिट रिलेटेड डेथ। जो एक रिसेंट रिलीज किया गया है ऑक्सफैम रिपोर्ट का क्लाइमेट इक्वालिटी अ प्लैनेट फॉर 99%, इसमें जो रिचेस्ट 1% है ग्लोबल पॉपुलेशन के, ये एमिट कर रहा है कार्बन जो कि इक्विवेलेंट है पुअरेस्ट 66% के, जिसका कारण लीड 1.3 मिलियन हेल्थ रिलेटेड डेथ हो रहा है। व्हाट इज क्लाइमेट इनइक्वालिटी? क्लाइमेट इनइक्वालिटी है क्या? क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिफर टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एक्सपीरियंसिंग डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट। जो क्लाइमेट इनइक्वालिटी है, जैसे कि नाम बताता है, ये रिफर करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का वल्नरेबल और मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए वो एक्सपीरियंस करते हैं डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट को। इट इनकम्पासेस डिस्पैरिटी इन एक्सपोजर टू क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर एडेप्टेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस गैस एमिशन। और ये इनकम्पास करता है जो डिस्पैरिटी है एक्सपोजर को लेके क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क का, एक्सेस जो है रिसोर्स को लेके एडेप्टेशन का, और जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन पे। मेजर फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? इन 2019 the wealthiest 1% were responsible for 16% of global carbon emission, equivalent to emission from the poorest 66% of humanity। 2019 के समय पे जो वेल्दियस्ट 1% है वो रिस्पॉन्सिबल है 16% ग्लोबल कार्बन एमिशन का, जो कि इक्विवेलेंट है एमिशन का जो पुअरेस्ट 66% है ह्यूमैनिटी के। सिंस द 1990 द टॉप 1% एमिटेड ट्वाइस द कार्बन बजट ऑफ द पुअरेस्ट हाफ। और 1990 के बाद से अभी तक जो टॉप 1% है वो एमिट कर रहे हैं ट्वाइस कार्बन बजट के, जो कि पुअरेस्ट के हाफ का है। By 2030, emissions are projected to over 22 times the safe limit for staying below 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग। और 2030 तक जो एमिशन प्रोजेक्ट किया गया है ओवर 22 टाइम्स हो जाएगा सेफ लिमिट के, जो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट रखा था उसका। एनुअल ग्लोबल एमिशन बाई सुपर रिच 1% कैंसल आउट कार्बन शेपिंग फॉर ऑलमोस्ट अ मिलियन ऑनशोर विंड टर्बाइन। और जो एनुअली ग्लोबल एमिशन हो रहा है सुपर रिच 1% के द्वारा, ये कैंसल आउट कर दे रहा है जो कार्बन सेविंग है ऑलमोस्ट मिलियन ऑनशोर विंड टर्बाइन का। यानी आप समझ सकते हो कि कितना ह्यूज कार्बन एमिशन किया जा रहा है इनके द्वारा। A tax of 60% on the income of super rich 1% of the earner globally would cut off the carbon equivalent of more than total emission of UK and raise over $6 trillion to fund renewable energy and transition away from fossil fuel। और जो टैक्स है 60% का इनकम के ऊपर सुपर रिच 1% के जो अर्नर है ग्लोबली, वो कट करेगा कार्बन जो कि इक्विवेलेंट है मोर देन टोटल एमिशन का यूके का। और इसने रेज किया $6 ट्रिलियन को, जो कि फंड करेगा रिन्यूएबल एनर्जी को और ट्रांजिशन को फॉसिल फ्यूल से दूर ले जाने की ओर। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.